जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अतीत से वर्तमान क्लास 6 के अध्याय 12, अध्याय 13, अध्याय 14। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अध्याय 12, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नए साम्राज्य उसके राज्य। मौर्य वंश इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। किसको जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। और ये उनके पूर्वज श्रीगुप्त और घटोत्कच संवत सामंत और अधीनस्थ शासक थे। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त गुप्त का सबसे गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इसे पर्याय प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्याय प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एर्ण अभिलेख, जो मध्य प्रदेश पड़ता है, एर्ण अभिलेख के विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि से भी जानकारी इसको मिलती है। बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को देखा गया है। इसकी जानकारी इनके सिक्कों से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? बीड़ा बजाते। इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो उनके सिक्कों से प्राप्त होती है। फिर पढ़ेंगे गुप्त वंशवाली कौन कौन। तो सबसे पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? तो श्रीगुप्त था। उसके बाद घटोत्कच, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर समुद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है। रामगुप्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय इंपॉर्टेंट है। फिर कुमारगुप्त है। फिर स्कंदगुप्त है। तो श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब था? 240 से लेकर 280 ईस्वी। फिर चंद्रगुप्त प्रथम का कब था? 319 से 335 ईस्वी। समुद्रगुप्त का 335 से लेकर 375 ईस्वी। इनका शासनकाल 40 वर्ष तक था। फिर पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का 375 से 415 ईस्वी तक। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक। और स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 ईस्वी था। फिर पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की और दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम से जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। इनके मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसमें पहले अभियान में ही पश्चिम भारत के मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सोपारा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ गए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जब इसने जीता, पश्चिमी भारत को जीता, तो उसमें कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर जो चीनी यात्री फायान आए थे, इसी के समय भारत आए थे। कौन? चीनी यात्री फायान। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सबसे पहले सिक्के कौन जारी किए थे? तो इंडो यूनानी ने। उसके बाद सबसे शुद्ध कौन जारी किए? तो कुषाण ने। सबसे ज़्यादा किसने जारी किए? तो गुप्त वंशों ने। फिर पढ़ेंगे हम लोग कुमारगुप्त के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब था? तो 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। किसका? गुप्त वंश का। इसके शासक काल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। किसका? नालंदा महाविहार की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? कुमारगुप्त के शासनकाल में, या कुमारगुप्त ने की। उसके बाद पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। इनका शासनकाल कब से कब था? तो 455 से लेकर 467 तक ले। इसने पुष्यमित्रों एवं हुणों को पराजित किया और सक्रादित्य की उपाधि धारण की। किसने? सक्रादित्य की उपाधि धारण की, स्कंदगुप्त ने। फिर पढ़ेंगे हुण के बारे में। हुण कौन थे? तो हुणों का आक्रमण साम्राज्य पर्सिया से खोतान तक फैला हुआ। कहाँ से? पर्सिया से खोतान तक, जो पर्सिया ईरान में पड़ता है। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में बमियान थी। कहाँ थी? अफगानिस्तान में बमियान थी। हम लोग पढ़े थे पिछले अध्याय में कि बमियान का था। बमियान में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति भी मिली थी। प्रथम हुण शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोरमान का था। कौन था? तोरमान था। इसका पुत्र मिहिरकुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा भाव रखता था। कौन? मिहिरकुल। यह बहुत सारा बौद्ध धर्म का ध्वस्त करा दिया और ये शैव धर्म में और जैन धर्म के साथ अनुयायी था। कौन? मिहिरकुल। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट। गुप्तों का प्रशासन। गुप्तों के प्रशासन जो शासन करता था वो क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। राजा की सहायता के लिए अधिकारी होते थे, क्योंकि क्या कहलाते थे? अमात्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अमात्य। और कर जो लगान को जो मतलब अधिकारी होते थे उसको क्या कहलाते थे? कितना मिलता था? तो 1/3। कितना? उपज का 1/3 दिया जाता था।
कर देने वाली या भूस्वामी अधिकारी को क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी? देश कहलाती थी। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति कहलाती थी। भुक्ति के पदाधिकारी को क्या कहा जाता? ऊपरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो ऊपरी कहा जाता था। और जिले के पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। कुमारमात्य प्रदेश का गवर्नर होते थे। कौन? कुमारमात्य। और महासंदीप विग्रह कौन होते थे? युद्ध शांति का मंत्री होता महासंदीप विग्रह। और महादंड नायक कौन होता था? तो मुख्य न्यायाधीश होते थे। और कफीले के नेता क्या कहा जाता था? कुलिक कहा जाता था। कुलिक। फिर से उसके बाद एक बार याद करते हम लोग। जो गुप्तों का प्रशासन है उसका शासन कौन करता था? राजा करता था। फिर राजा के सहायता के लिए अधिकारी तो जिसे मात्य कहा जाता था। एवं कर लगाने कितने में? उपज का 1/3। और कर देने वाले और भूस्वामी अधिकारी क्या कहलाते थे? तो सामंत कहलाते थे। साम्राज्य का सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो देश थे। दूसरी प्रादेशिक इकाई कौन थी? भुक्ति थी। और भुक्ति का पदाधिकारी को ऊपरी कहा जाता था। जिले के पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। और कुमार मात्य किसे कहा जाता था? प्रदेश का गवर्नर कहा जाता था। प्रदेश के गवर्नर को क्या कहा जाता था? कुमार मात्य कहा जाता था। और महासंधि विग्रह कौन होते थे? युद्ध और शांति का मंत्री होता था। और महादंड नायक कौन होता था? तो ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। और कफीले के नेता क्या कहा जाता था? तो कुलिक कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य काफी शक्तिशाली स्थिति 4 राज्य काफी शक्तिशाली स्थिति में थे। कौन कौन? तो हम लोग पढ़ेंगे। मगध के गुप्त, इसका गुप्त वंश में कोई संबंध नहीं था। मगध के जो गुप्त है। फिर कनौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति एवं बल्लभी के मैत्रक। कौन कौन? मगध के गुप्त, कनौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति और बल्लभी के मैत्रक। फिर पढ़ेंगे हम हर्षवर्धन के बारे में। ये पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन। कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। इनकी राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। और महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ पुष्यभूति वंश का? तो हर्षवर्धन। कौन हुआ था? हर्षवर्धन। हर्ष के राजकवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित्र, मधुबन वंश खेड़ा एवं संजान ताम्रपति लेख, हविंसांक यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। हर्ष का झुकाव बुद्ध धर्म की ओर था। इसने कनौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कब? 643 ईस्वी में। फिर हर्ष को ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म को महान उपासक बताया। किसने? ह्वेनसांग ने। लेकिन वह शिव और सूर्य के उपासक था। कौन? हर्ष। फिर पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग वातापी के चालुक्य। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम हुआ। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का महान राजा था। किसके? चालुक्य वंश का। और पुलकेशिन प्रथम की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी। हर्ष के विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। कौन? पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन पल्लव शासक से पराजित हुआ एवं युद्ध करते हुए मारा गया। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। फिर पढ़ेंगे हम लोग पल्लव वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। इनका शासनकाल कब से था? 6 से 630 तक। राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। महेंद्र वर्मन प्रथम को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। कौन आया था? पुलकेशिन द्वितीय का हराया था। और महेंद्र प्रथम का पुत्र नरसिंह वर्मन ने अपने पिता का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और वातापी कोट की उपाधि धारण की। कौन? नरसिंह वर्मन ने अपने पिता का बदला लिए थे। फिर पल्लव की सांस्कृतिक उपलब्धि क्या क्या थी? पल्लव को द्रविड़ शैली के संस्थापक माना जाता था। एग्जाम्पल, इनकी राजधानी कांचीपुरम में महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। इसमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं और देखने के रथ की तरह लगते हैं। अन्य एग्जाम्पल, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और तटीय मंदिर। फिर पढ़ेंगे हम लोग काष्ठ कला के बारे में। काष्ठ कला क्या होता है? मंदिर निर्माण या वास्तुकला के विविध रूपों में लकड़ी के योग के रूप में प्रधानता। ज़्यादा इसमें लकड़ी की जो भी सामान कला बनाया जाता है, जो भी दीवार होता था, पटरी होती थी, जो सब चीज़ में लकड़ी का बना होता था काष्ठ कला में। और द्रविड़ शैली क्या होते हैं? द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के दक्षिण में कहाँ पाए थे? कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इसमें मंदिर का आधार आयताकार होता था। कैसा आकार होता था? आयताकार। इसमें तथा शिखर गर्भगृह के ऊपर अनेक खंडों में बना होता था। जो शिखर क्या था? गर्भगृह में भगवान को रखा जाता, भगवान की मूर्ति होती थी।
ऊपर का प्रत्येक खंड क्रमशः अपन नीचे के खंड से छोटा था। शीर्ष भाग में गुंबद का आकार कहता कैसा था, गुंबद का आकार का स्तूपाएं होती थी। फिर आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा एवं गोपुरम बनाए गए। गोपुरम क्या है? गोपुरम दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के मंदिर को प्रवेश द्वार का क्या कहता है? गोपुरम कहा जाता था। और जहाँ मंदिर रखा था उसे क्या कहता है? गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह में मंदिर की मूर्ति को रखा जाता है। फिर पढ़ेंगे दक्षिणी भारत में राज्यों में स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे। कौन कौन? ऊर, सभा एवं नगरम। कौन कौन? ऊर, सभा एवं नगरम। ऊर के बारे में पढ़ते। इसके सदस्य सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इसे ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता है। किसको? ऊर को। सभा ये कई उप समितियों में विभक्ति। और नगरम यह व्यापारियों का संगठन है। कौन? नगरम। नगर में क्या कहते हैं? व्यापार क्या है? इससे व्यापारिक संगठन। सभा में कई उप समितियों में विभक्ति। और ऊर क्या होते थे? इसमें ये स्वामियों का संगठन था, भूस्वामियों का। इस संगठन के सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति पर जो ज़्यादा होती है प्रभावशाली इसमें व्यक्ति कौन? ऊर में होते थे। फिर पर नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार दक्षिणी बिहार में स्थित जो राजगिरी के निकट है। कौन कौन गाँव पूरा फैला हुआ था? बड़गांव और बेगमपुर के आसपास बहुत फैला हुआ नालंदा बिहार। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? हवेन सांग के विवरण में। कहाँ मिलती है? हवेन सांग के विवरण में। चीनी यात्री जो यहाँ पर आके पढ़े जो रहे, सिंह 10 वर्ष तक रहे, उसके बाद हवेन सांग भी रहे यहाँ पर पढ़े थे। आय का मुख्य स्रोत क्या था? अनुदान में मिले 200 गाँव। क्या था? अनुदान में मिले 200 गाँव। फिर नालंदा विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए सवाल पूछकर उनसे जांच परीक्षा ली जाती थी। उनसे सवाल पूछा था और उनकी परीक्षा ली जाती, तब आपको प्रवेश मिलेगा। हवेन सांग का जब सब शिक्षा करने आया उस समय यहाँ का अध्यक्ष कौन थे? आचार्य शिलभद्र। कौन थे? आचार्य शिलभद्र। फिर पढ़ेंगे बंगाल विजय क्रम में बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। कब? मतलब जब ये बंगाल विजय का क्रम में आए थे कौन? बख्तियार खिलजी। तो इसको मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। अभी इसका अवशेष नालंदा विश्वविद्यालय के भी इसका अवशेष है। और इसके 2016 में क्या किया गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है नालंदा महाविहार को। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय 13 संस्कृति एवं विकास। कालिदास द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक कौन कौन है? ये अभिज्ञान शकुंतलम है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम। कौन कौन? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम। इनके जो भी कहानी या नाटक होते थे ये लव स्टोरी एवं आनंदमयी होते थे। किसकी? जो कालिदास के जो भी नाटक होती थी, जो कहानी होती थी वो लव स्टोरी होती थी। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम में कैसा है? तो ये नाटक है। मालविका अग्निमित्रम का है नाटक है। इसमें शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। फिर पढ़ेंगे शूद्रक। शूद्रक किताब का नाम मृच्छकटिकम। क्या किताब है? मृच्छकटिकम। इसकी हीरो इसमें हीरो कौन है? तो दरिद्र ब्राह्मण था चारुदत्त और नायिका थी एक बसंत सेना जो वेश्या जो गायिका थी वेश्या थी। उससे मतलब उसके बारे में बात आ गया मृच्छकटिकम में। फिर पढ़ेंगे विशाखा दत्त की पुस्तक एगो मुद्रा राक्षस और दूसरी देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस क्या थी? इसमें चाणक्य योजनाओं का वर्णन है मुद्रा राक्षस में। और देवी चंद्रगुप्त में क्या है? तो शाकाधिपति एवं रामगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह कर चित्रण। द्वितीय द्वारा जो राम, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इसकी कहानी एक है। हर्षवर्धन के 3 नाटक थे। कौन कौन? नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। कौन कौन? नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन के 3 नाटक थे। अमर सिंह द्वारा कौन सा रचित किया था? अमरकोश। क्या था? संस्कृत शब्दकोश था। वात्स्यायन क्या लिखे थे? तो कामसूत्र। क्या लिखे थे? कामसूत्र। फिर संगम साहित्य कहाँ प्रचलित थी? ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी। किस भाषा में? तमिल भाषा में। इलांगो इसके कवि थे। और इलांगो ने किसका रचना किया? शिल्पादिकर्म। किसका? शिल्पादिकर्म का रचना किया। इसमें क्या दर्शाया गया है? तो कोला नामक एक व्यापारी था जो अपनी पत्नी कनिंगो को छोड़कर माधविक नामक वेश्या से प्रेम करते थे। पहले ऐसे भी जमाना जब ये चल रहा था सब। कौन व्यापारी? कोलन व्यापारी था जो अपनी पत्नी कनिंगो को छोड़कर माधविक नामक वेश्या से प्रेम प्रसंग करने में फंस गए। ये फिर पढ़ेंगे हम लोग वास्तुकला में स्थापित कला के बारे में। मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती थी। कहाँ थी? गर्भगृह से। क्वेश्चन बहुत पूछता है। कौन? कि मंदिर निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है? गर्भगृह से होती थी। इसमें देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो पूछता क्वेश्चन देवी देवता की मूर्ति कहाँ रखी जाती है? तो गर्भगृह में। फिर पढ़ेंगे गुप्त काल में फेमस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया गया देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्या किया गया? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पड़ता है? तो झांसी यूपी में पड़ता है।
यह वैष्णव धर्म यानी विष्णु भगवान का मंदिर है, संबंधित है और वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये भगवान विष्णु को शेषनाग के शैया पर जो आधारित है आराम करते हुए मुद्रा में इसको यहाँ पर भगवान विष्णु के मंदिर है। फिर एरम में बराह विष्णु मंदिर है। क्या है? एरम में बराह विष्णु मंदिर है। गुप्त काल में सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण एमिटस हुआ था। किसको? धामेक, जो सारनाथ में धामेक स्तूप है, इसका निर्माण किससे किया था? ईटस हुआ था। भी कुछ पूछता धामेक स्तूप वाला कहाँ पड़ता है? सारनाथ में। इस काल में गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरी का गुहा मंदिर है। कौन सा? उदयगिरी का गुहा मंदिर। इसे चंद्र द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनवाया। कौन बनाया था? वीरसेन ने बनाया था। किसका? उदयगिरी का गुहा मंदिर। फिर बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता, बाघ एवं सीतनवासल की गुफाएं महत्वपूर्ण है। कौन कौन? बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता गुफा मंदिर, बाघ गुफा मंदिर एवं सीतनवासल की गुफाएं महत्वपूर्ण है। फिर पढ़ेंगे मूर्तिकला के बारे में हम लोग। मूर्तिकला, इसमें मथुरा एवं सारनाथ एवं पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। किसमें? मूर्तिकला के क्षेत्र में मथुरा, सारनाथ एवं पाटलिपुत्र। काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है। फिर पढ़ेंगे मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज जो भागलपुर पड़ता है से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है यहाँ मिली है। कहाँ से? सुल्तानगंज से। फिर पढ़ेंगे विज्ञान और तकनीक के बारे में। इस समय आर्यभट्ट, ब्राह्मी, भास्कर प्रथम एवं ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ ज्योतिषी विद्या के लिए विद्वान हुए। आर्यभट्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक थे। कौन? आर्यभट्ट। इसने क्या किया? शून्य की संख्या के ग्रुप में सबसे पहले प्रयोग किया। कौन? आर्यभट्ट। इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। इसकी छाया चंद्रमा पर जब पड़ती है तो क्या लगता है? ग्रहण लगता है। इन्होंने बताया, आर्यभट्ट ने। इनकी रचना कौन है? आर्यभट्टीय है। और इनकी कर्म भूमि क्या थी? तराईगना। तराईगना कहाँ पड़ता है? मसौढ़ी, जो पटना के नजदीक में पड़ता है तराईगना। फिर पढ़ेंगे आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कौन? धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। फिर नागार्जुन क्या थे? रसायन शास्त्र में धातु विज्ञान के जानकार थे नागार्जुन। फिर कुतुब मीनार परिसर मेहरौली का लौह स्तंभ जंग सुरक्षित है। जो दिल्ली वाला लौह स्तंभ है इसमें जंग नहीं लगता, भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर पढ़ेंगे अध्याय 14 हमारे इतिहासकार, पाठ 14। इसमें हमारे इतिहासकार में कौन थे? को काशी प्रसाद जायसवाल, केपी जायसवाल। इनके शासनकाल कब था? 1882 से लेकर 1937 तक। इनके कहाँ से? बीरजापुर के निवासी थे और कर्मभूमि कहाँ थी? पटना थी। ये पुरालिपि और प्राचीन मुद्रा के ज्ञाता थे और बिहार एवं उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के स्थापक सदस्य भी रहे हैं। और 24 पुस्तक हिंदी पॉलिटी, कौन पुस्तक? हिंदी पॉलिटी प्रकाशित हुई। और पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी है। और एक पुस्तक है इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी पुस्तक है। प्रमुख एक दो क्वेश्चन समझते हैं। हिंदी पॉलिटी किसकी पुस्तक है? केपी प्रसाद जायसवाल के। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और कर्म भी कहाँ थी? पटना थी। ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे डॉक्टर अनंत सदाशिव अलेटकर, महान पुरातत्व इतिहासकार है और न्यूमिस्टिक सोसाइटी ने अपने भवन का नाम अलेटकर भवन है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो न्यूमिस्टिक भवन सोसाइटी के जो अपने भवन का नाम किसके नाम पर रखा था? अलेटकर भवन रखा। इसका उपनाम इनका उपनाम क्या था? हड़बड़िया। क्या नाम था? हड़बड़िया। फिर पर जो कहानी के बारे में बता रहे थे, कहानी ये है, ये कहानी के बारे में बताते हैं आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया। शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया। जो रामगुप्त ने क्या किया? जब शक आक्रमण किए उनके शासनकाल पर गुप्त वंश के जो राजा था, कौन? रामगुप्त। तो अपनी पत्नी को क्या कर दिए? हम कहते हम अपनी पत्नी को सौंप देंगे, क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त है। उसका बहुत जो वो स्मार्ट थी दिखने में, इसलिए क्या कहता है? बोला कि हम जो शकाधिपति जो भी था, मतलब वो बोला कि उसकी जो पत्नी बहुत स्मार्ट, हम उसको मतलब चाहते हैं। तो चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की कायरता पर काफ़ी क्षुब्ध हुआ। इससे ध्रुव देवी का भेष बदला। इसने ध्रुव देवी का भेष धारण कर शक शिविर गया। कहाँ चल गया? शक शिविर चल गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को भी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर ले। इसी कहानी किसके बारे में पढ़ते हैं? तो देवी चंद्रगुप्तम किताब में हम लोग पढ़े मिलेगा। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप उस पर जाकर ज्वाइन कीजिए।